मेरे डैड ने जितने भी लोगों से कर्ज़ा लिया था, तो वो हमारे घर आते थे। जो हमारा कर्ज़ा हुआ था विच वाज़ अराउंड 18 टू 20 लैक्स। इसी पीरियड में हमने बहुत कुछ लॉस किया लाइफ़ में। हमने एक बार नहीं 2 बार अपने खुद के घर को टूटते हुए देखा। 3 महीने में मैंने 15 जगह इंटरव्यू दिए और मैं सब जगह रिजेक्ट हुआ। लोग कहते थे कि अरे इनका तो कर्ज़ा है, पैसे लेके भाग गए। और 10 साल बाद जब मैं स्टॉक मार्केट में काम करने लगा तो लोग वही मेरे पास भी आके पूछते थे कि पैसे कैसे बना सकते हो? हमें भी बताओ। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिश गुप्ता और आज मैं आया हूँ जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी कहानी सुनाने। किस तरह मैंने 20 लाख का कर्जा चुकाया, वो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू बिना ट्रेड किए, और वो कैसे चुकाया ये जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो बिफोर आई गो अहेड और मैं आपको अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी बताऊँ, पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, जिस एरिया का नाम है विक्रोली विलेज, जहाँ मैं रहता था चौल में। एंड कहाँ से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई और आज जहाँ पे मैं हूँ, इसके बारे में मैं आपको आज डिस्क्लोज़ करता हूँ। तो शुरू करता हूँ। स्कूल डेज़ तो मेरा काफ़ी अच्छा था। जहाँ मैं स्कूल जाता था वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। दैट वाज़ द टाइम आई वाज़ बोर्न इन 92। सो 92 से लेके 2000 तक जो मेरा लाइफ़ था वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। बट इन द ईयर 2000 एक छोटा-सा और एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ मेरे लाइफ़ में एक चेंज आया, एक ड्रास्टिकल चेंज जो था हमारे घर को लेके। जहाँ मैं रहता था वो घर हमारा रीडेवलपमेंट के नाम पे डिमोलिश हुआ था। इन फ्यूचर वहाँ पे जाके एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी, बट वो हो नहीं पाया। एंड इन 2000 वो हमारा जो शॉप एंड जो हमारा घर था वो टूटा। सो वहाँ से टू टिल डेट आज तक वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं। सो बैक इन 2000 जब मेरा वो घर और शॉप टूटा, उसके बाद फॉर 7 इयर्स हम रेंट पे गए। हम रेंट पे रहते थे, अगेन द सेम एरिया। इनफैक्ट जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे जिस घर में, वो घर भी एक वक्त पे हमारा ही हुआ करता था, जो मेरे ग्रैंडफ़ादर ने अपने ही किसी फैमिली फ्रेंड को दे दिया था। तो हमने 7 इयर्स फ्रॉम 2000 टू 2007 हमने वहीं पे निकाले विथ रेंट। एंड बैक इन 2007 हमने एक न्यू प्लेस पे घर लिए, अगेन इन सेम एरिया। 2007 में जब हमने वो घर लिया, तो हमें 1 साल बाद पता चला कि वो घर पे भी केस है, वहाँ पे भी कुछ लीगल इश्यूज़ हैं एंड वो घर के लिए भी कोर्ट केस चलता रहा, जो फ्रॉम 2007 टू 2013 तक चला। एंड इन 2013 फाइनली हम कोर्ट में केस हारे एंड वो घर भी डिमोलिश हुआ। सो फ्रॉम 2000 टू 2013 हमारे 2 घर थे वहाँ जो डिमोलिश हुए। एक पहले हुआ था 2000 में एंड एक दूसरा जो हुआ था 2013 में, जहाँ पे हमने 7 साल केस लड़े कोर्ट में और फिर हमने वो केस हारे और वो घर भी हमारा टूट चुका था। एंड इसी पीरियड में हमने बहुत कुछ लॉस किया लाइफ में। सबसे पहले तो वी लॉस्ट आवर ग्रैंडफ़ादर बैक इन 2011। आई लॉस्ट हिम। आई मीन हमारी फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा सेटबैक था। बट उसके बाद जो हमारा घर टूटा, वहाँ तक मेरे डैड के काफ़ी ज़्यादा कर्ज़े हो चुके थे, उस घर को बचाने के लिए, कोर्ट्स में पैसे देने के लिए, लॉयर्स को देने के लिए। और इस चक्कर में जो हमारा कर्ज़ा हुआ था व्हिच वाज़ अराउंड 18 टू 20 लैक्स, जो हमें 2013 के बाद पता चला जब हमारा घर टूट चुका था। तब तक हमें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हमारा घर, आई मीन जो हमारे लोन्स है या हमारे ऊपर इतना कर्ज़ा है डैड का। मेरे डैड ने जितने भी लोगों से कर्ज़ा लिया था, तो वो हमारे घर आते थे। एंड जस्ट टू लेट यू नो, हम वही टूटे हुए घर में रहते थे जो डिमोलिश हो चुका था, क्योंकि हमारे पास उस वक़्त इतने पैसे नहीं थे कि हम कहीं और जा सकें। सो वो जो टूटा हुआ घर था, हम वहीं रहते थे और वहीं पे लोग आते थे। ऑब्वियसली आस-पास के जो भी पड़ोसी थे, सबको पता था ये सारी बातें कि लोग आते थे। कोई दिन में आता था, कोई रात में आता था। आई स्टिल रिमेंबर जो मेरे बड़े भाई हैं, वो नाइट शिफ्ट करते थे टीसीएस में। सो ही यूज्ड टू कम इन मॉर्निंग बाय 5 एएम और समथिंग। और हमें प्रॉपर्ली उसको नींद भी नहीं मिल पाती थी। लोग आफ्टरनून, इवनिंग जो टाइम मिले तब आते थे और पैसे के लिए लोग पूछते रहते थे। तब हमने डिसाइड किया कि हमें ये पैसे कैसे देने हैं। मैं 14th में था, सेकंड ईयर बीकॉम ग्रेजुएशन के लिए मैं परस्यू कर रहा था और मेरी कंप्लीट ग्रेजुएशन हुई भी नहीं थी। सो घर में यही हमारे डिस्कशन चल रहा था कि हम ये कर्ज़ा देंगे कैसे? तो जो भाई जो मेरा अर्न करता था ऑब्वियसली वो तो था ही, बट इसके अलावा भी और हमें इनकम की ज़रूरत थी। सो मेरी खुद की शॉप थी। मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे
वो चाट की दुकान चलाते थे, जो 30-40 ईयर्स से कर रहे थे। मेरे जो डैड है उनका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप था और ये दोनों शॉप हमारे ऑपोज़िट में ही थे। सो मैंने जो मेरे ग्रैंडफ़ादर की जो शॉप थी, उसी को कंटिन्यू किया और मैं अपने कॉलेज डेज़ के वक़्त मॉर्निंग में कॉलेज करता था और इवनिंग में अपने शॉप पे बैठता था और कस्टमर्स को सर्विस देता था। चाट की दुकान पे बैठता था। तब तक मेरी ग्रेजुएशन हुई नहीं थी, तब तक मैं ये कर रहा था। फिर 2014 अगस्त में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई एंड आई स्टिल रिमेंबर मुझे जो पहली जॉब मिली वो थी मेरी एक्सेंचर में बैक इन 2014 अगस्त में। वहाँ मुझे जब जॉब मिली तब ऑब्वियसली कोई हाई इनकम था नहीं। जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी इट वाज़ 8500 बट ऑब्वियसली मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी तो मैंने येस कर दिया एंड मैं मॉर्निंग शिफ्ट करता था फ्रॉम 6 एएम टू 4 पीएम एंड आफ्टर 4 पीएम मैं 5 पीएम तक अपने घर आता था एंड फिर शॉप जो मेरा था मैं वो रन करता था फ्रॉम 5 टू 10:30 11 जिसमें मेरी मॉम भी मेरी हेल्प करती थी एंड ये सिलसिला हमारा चला है फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ जहाँ पे मैं ऑन अ डेली बेसिस 18 घंटे के लिए वर्क करता था एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेरे भाई है वो टीसीएस में वर्क कर रहा था जो इनका नाइट शिफ्ट था तो वहाँ पे भी उसके 12 से 14 घंटे चले जाते थे। फिर हमने पहले कैलकुलेट किया कि जो मेरा ईयरली इनकम है फ्रॉम एक्सेंचर इट वाज़ नॉट मोर देन 2 लैक्स तो अगर हमें किसी को डेट क्लियर भी करना है तो हम वो कैसे करेंगे? हमें इसके लिए कितने साल लग जाएँगे? तभी मैं 22-23 का था और नेक्स्ट 3 से 5 साल हमें पता था कि बहुत स्ट्रगल होगा, हमें आगे-पीछे कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ़ लोगों को रीपे करना है, लोन जो हमने लिया है, जो भी कर्ज़ा डैड का था वो हमें रीपे करना था। इस पीरियड के वक़्त हमारे डैड हमारे साथ नहीं रहते थे, फॉर ऑलमोस्ट 3 टू 5 इयर्स आई थिंक वो हमारे साथ नहीं रहते थे। रहते थे वो मुंबई में बट हमारे साथ नहीं रहते थे। सो आई अंडरस्टैंड हिज़ पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल उनके लिए भी कितनी डिफ़िकल्टीज़ थी फेस करना। बट येस अगेन मेरी मॉम थी जिन्होंने ये प्रॉपरली हैंडल किया था सिचुएशन एंड फिर हमने धीरे-धीरे लोगों का कर्ज़ा दे चुकाना शुरू किया। एक तरफ से मेरी अर्निंग आती थी यहाँ से एक्सेंचर से व्हिच वाज़ अराउंड 8500 एंड मैं शॉप से अर्न कर लेता था 10,000। ₹300 की इनकम थी मेरे शॉप की पर डे जब मेरे डैड वर्क करते थे और वहाँ से मैं मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम है क्रिस्बा मैंने उसको बोला भी था ये बात कि यहाँ पे सिर्फ़ ₹300 की कमाई हो रही है ब्रो, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 महीने का आएगा, इसको कैसे करेंगे? सो फिर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा और अच्छे से काम करेंगे शॉप पे एंड जो ₹300 का धंधा था, मैं उसे 1500 तक लेके गया और ये सिलसिला चलता रहा फॉर नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ एंड मुझे वो दिन भी याद है जब मेरा घर टूट रहा था, तब जो मेरी वाइफ़ है, उस वक़्त ऑब्वियसली वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने उसे ये बात भी कही थी कि मेरा घर टूट रहा है, सो हमें नहीं लगता कि हमें साथ में रहना चाहिए बिकॉज़ फ्यूचर हमें दिख नहीं रहा एंड आई स्टिल रिमेंबर वो मॉर्निंग की 6 एएम 7 एएम की बात होगी, जब मैं उसके साथ था, उससे ये बारे में बात कर रहा था, तो उसने मुझे कहा था कि नो मैटर व्हाट मैं रहूँगी तेरे साथ, ये भी हो जाएगा, जो ऑब्स्टेकल है हम क्लियर कर लेंगे, थोड़ा वक़्त लगेगा एंड मैं उसे डेट कर रहा था कॉलेज डेज़ से, स्कूल डेज़ से, ऑलमोस्ट फॉर 17 इयर्स। तो उसने भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे नहीं कि ये जो हमने ओवरकम किया है, ये रातों-रात ओवरनाइट हुआ है, इसमें बहुत लोगों का हमें हेल्प मिला है, जिन्होंने हमें जेन्युइनली हेल्प किया है। फिर इसके बाद हमने जब कर्ज़ा देना शुरू किया, तो 1.5 साल के लिए मैंने एक्सेंचर में वर्क किया। 8,500 की सैलरी थी मेरी और मैं वो 12-14,000 तक पहुँच गया विद इन ईयर एंड अ हाफ क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता था। मेरे वहाँ पे मैनेजर्स, टीएल्स के साथ भी अच्छे बॉन्डिंग थे, तो मैंने परफ़ॉर्म भी किया था। तो मुझे वहाँ पे जो सैलरी हाइक मिली थी, तो मैं विद इन ईयर एंड अ हाफ 14,000 तक आ चुका था। बट अगेन 14,000 का भी अगर मैं आपको 12 महीने का कैलकुलेशन दूँ, तो वो 2,20,000 तक ही जाता है। तो हमें जो कर्ज़ा देना था, वो तो काफ़ी दूर था। तो फिर मैंने कहा कि इससे भी कुछ नहीं होगा, कुछ और देखना होगा। तब मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि क्योंकि तू अच्छे से बात कर लेता है लोगों से, कस्टमर अच्छे से हैंडल करता है, शॉप पे भी उसने मुझे देखा था, जिस तरीके से मैं लोगों के साथ बातचीत करके लोगों को खिलाता था, तो उसने मुझे कहा कि तू स्टॉक मार्केट के लिए ट्राई कर। एंड तब फिर मैंने मेरे भाई की बात सुनी और मैंने स्टॉक मार्केट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। हालाँकि उस वक़्त मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है, बट मैंने एक्सेंचर में रेज़िग्नेशन दे दिया था उस वक़्त और मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। आई स्टिल रिमेंबर मैं एक्सेंचर से 2016 में एग्ज़िट किया था मार्च में एंड मैंने जॉब के लिए जब फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था एचडीएफसी में, इन मुलुंड और मैं वहाँ पे रिजेक्ट हुआ।
जब मैं रिजेक्ट हुआ तो वो मैनेजर ने मुझे कहा कि आपको पता है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको क्या करना होता है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से आपको सर्टिफिकेशन लेना होता है, तब जाके आप इस फील्ड में आ सकते हो या आप एलिजिबल हो पाओगे। उसके पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। इसी पीरियड में मैं जॉबलेस था। फॉर 3 मंथ मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैंने एक्सेंचर ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था, जॉबलेस हो चुका था। 3 महीने के लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं और मैं अपना शॉप डेली रन करता था। तो जस्ट टू लेट यू नो, ऐसे नहीं था कि मेरा शॉप बंद हो चुका था। मैं शॉप को डेली शाम को 5 बजे ओपन करता था, साढ़े 10, 11 बजे तक काम करता ही रहता था। इसी पीरियड में मैंने ऑलमोस्ट 15 जगह पे इंटरव्यूज़ दिए थे और मैं सब जगह रिजेक्ट हुआ। 3 महीने में मैंने 15 जगह इंटरव्यू दिए और मैं सब जगह रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद मेरी वाइफ़ ने मुझे सजेस्ट किया, एक कंपनी है मर्क्स, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, पवई में। वहाँ पे मुझे उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक फाइनल इंटरव्यू ट्राई कर लेना। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया और मैंने जाके वहाँ पे इंटरव्यू दी। एंड जाने से पहले मैंने मेरी मॉम को कहा था कि मॉम, ये लास्ट इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, इसके बाद मैं शायद इंटरव्यू नहीं दूँगा बिकॉज़ सब जगह से रिजेक्शन आ रहा है। मैं शॉप में ही कुछ कर लूँगा एंड जो भी कर्ज़ा है हम वहीं से दे देंगे। बट जो मैंने लास्ट इंटरव्यू दी, आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ, बाय गॉड ग्रेस मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। एंड देन एक ऐसा सिचुएशन आया कि अब हमें डिसाइड करना है कि शॉप रन करना है या ऑफ़िस लाइन में ही काम करना है, क्योंकि मैं दोनों पैरेलल अब नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा कि अभी शॉप को हमें बंद करना होगा और इस वे से जाएँगे। फिर मैंने मर्क्स में इंटरव्यू देके जब क्लियर किया तो मेरा वहाँ पे काम शुरू हुआ और ऑन द अदर हैंड जब मैं मर्क्स में काम करता था, तो मेरी शिफ्ट टाइमिंग थी दोपहर की 2:30 से लेके रात के 10:30 तक की। तो मॉर्निंग जो 9 टू 2:30 था, ये मैं एक जगह जाता था, जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट के बारे में हमें सिखाते थे। मैं वो क्लास जाता था और वहाँ पे स्टॉक मार्केट सीखता था। तो ये मेरा रूटीन रहा फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ। उसके बाद मैंने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन क्लियर किया और फिर मेरे पास अगेन वही सिचुएशन आ गई जो मेरी एक्सेंचर के वक़्त थी। अब मुझे ये जॉब भी छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे आना था बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही। मुझे इस फील्ड में आते-आते ही 1 साल चले गए, ये समझने कि मुझे इस फील्ड में आना है और कैसे आना है। फिर मैं वापस से इंटरव्यू देने गया एंड रेलिगेर एक कंपनी है जो जहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ और वहाँ पे मैं, लेकिन वहाँ पे भी मेरे पास एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई थी सैलरी को लेके, क्योंकि जो मैं यहाँ पे अर्न करता था 25,000 30,000, वहाँ पे मुझे उसका 50% मिल रहा था, लाइक 14-15,000। सो अगेन दैट वाज़ अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज़ ये फिर से मुझे पीछे लेके जा रहा है 4 साल, कि मैं फिर से 13 से 14,000 ही कमाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे उनका ये कहना था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं फिर भी कम सैलरी में काम करूँगा, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में ग्रो करना है। एंड फिर हमने स्टार्ट की वो जर्नी, रेलिगेर से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी। एंड 6 महीने के लिए मैं बहुत क्लियर था इस चीज़ को लेके, मैं 6 महीने के लिए रेलिगेर में काम किया और जैसे ही मेरा 6 महीना हुआ, एग्ज़ैक्ट उसके नेक्स्ट मंथ मैं फिर से एचडीएफसी गया इंटरव्यू देने। एंड ये वही जगह थी जहाँ पे मैं पहले रिजेक्ट हुआ था 2 साल पहले। जब मैं एचडीएफसी गया, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दी एंड मैनेजर इम्प्रेस्ड थे। तो एक मैनेजर को थोड़ा-सा क्लिक हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि, "क्या तुम इसके पहले यहाँ पे आए हो?" तो मैंने कहा, "हाँ सर, मैं यहाँ पे 6 महीने पहले आया था। आपने मुझे रिजेक्ट किया था ये बोल के कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप ये क्वालिफ़िकेशन लेके आइए।" तो मैं वही लड़का हूँ। तो वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। फिर उन्होंने कहा कि, "एक एरिया है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो।" इट वाज़ इन मुंबई, लोखंडवाला ब्रांच, अंधेरी। सो मेरे लिए ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 1 आवर की डेली होती थी। मैंने कहा मैं कर लूँगा एंड वहाँ पे मैं एचडीएफसी में फिर एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे जॉब मिल गई मुझे। अब यहाँ पे जब मैं एचडीएफसी में फाइनली मुझे यहाँ पे जॉब मिली, तो तब तक हमने ऑलमोस्ट कर्ज़े को कंप्लीट कर दिया था, नॉट 100% बट 50% तक हमने दे दिया था, क्योंकि जो इनकम्स हमारी आ रही थी, उससे हम लोग कर्ज़े देते भी जा रहे थे। तो एचडीएफसी में लगने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न था, वहाँ पे बोनसेस मिलते थे एम्प्लॉइज़ को, जो ईयरली बोनस होता था, आपका पूरा पैकेज जो है, वो बोनस मिलेगा अगर आप क्वालिफ़ाई करोगे उसके लिए। एंड मुझे एम यही था कि मुझे वो 12 सैलरी लेनी है। यानी जो मुझे सैलरी मिल रही है 24,000 25,000, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये पूरा पैकेज वापस से दोबारा मिल सकता है इफ आई परफॉर्म वेल। तो मैं पूरे 1.5 साल बहुत ही अपने दिल-दिमाग को क्लियर रखते हुए अपना हार्ट एंड सोल दे दिया था इस काम में। मैं आज भी जानता हूँ मेरी एचडीएफसी में एक भी छुट्टी नहीं है। इनफैक्ट मुझे एचआर ने कहा था एक बार कि आपको 7 दिन की लीव लेनी पड़ेगी, वरना मेरा एक हिस्ट्री रिकॉर्ड रहा है वहाँ पे कि मेरा एक भी हॉलिडे नहीं रहा है। नो सिक लीव, नथिंग।
एक 7 डेज़ का लीव मुझे भी कंपनी से मिला था क्योंकि वो मुझे कंपल्सरी लेना पड़ा। फिर मैंने एचडीएफसी में अच्छा काम किया। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि वहाँ पे जो मुझे क्लाइंट्स मिले, वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। जैसे कि मैं अगर क्लाइंट्स के नाम लूँ तो आई वाज़ हैंडलिंग सेलिब्रिटीज़ अकाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल कुश सिन्हा के अकाउंट को मैं सँभाल रहा था, डब्बू मलिक, ये सारे और अरमान मलिक, इनके अकाउंट्स को मैं सँभालता था। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि मैं इन्हें जाके मिला हूँ, पर्सनली इन्हें सर्विस भी दिया हूँ एंड 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। सब क्लाइंट्स के साथ मैंने अच्छे रिलेशन बनाए, सबको प्रॉपर सर्विस दी एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं पैन लेवल पे 4th रैंक पे था एंड ऑल्सो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि मैं कपिल देव से मिल पाया ईयरली एनुअल फंक्शन में, जहाँ पे मुझे उनके हाथों से अवार्ड रिसीव हुआ फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। सो दैट वाज़ समथिंग व्हिच आई अचीव्ड ओवर देयर एंड बाय द टाइम मेरा 1 साल वहाँ कंप्लीट हुआ, सो जो हमारा एम था कि वो एक्चुअल जो हमें मंथली सैलरी मिल रही है, वो 12 सैलरी हमें एक साथ मिले। सो यस, मुझे वहाँ पे टोटल 11 सैलरीज़ मिली एक साथ एज़ अ बोनस। तो वो बोनस जब आया, आई स्टिल रिमेंबर, जो मेरा घर टूटा था, उस पे लोन चल रहा था। तो सबसे पहले मैं बैंक गया, मेरी मॉम के साथ। हमने वो बैंक से वो घर के पेपर्स को छुड़ाए। फिर उसके बाद जितने कर्ज़े थे, जो भी कर्ज़े लोगों को देने थे, मेजर चंक हम लोगों के पास गए, उनको उनके पैसे दिए और वहाँ से फिर वो सारी चीज़ें सेटल की। सो बाय द टाइम 2019 तक हमने 80% तक के कर्ज़े दे दिए थे। तो यहाँ तक तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है। बट अब भी मैं उसी टूटे घर में रह रहा था और वो जो घर मेरा टूटा था, वहाँ पे बारिश के वक़्त बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि हर दिन पानी गिरता था। हम वो घर बना नहीं सकते थे। वो घर गिरने का भी डर था। तो 8 साल तो हम उसी डर में रहते थे कि ये घर कभी गिर ना जाए। हम रह तो रहे हैं अभी, लेकिन आगे क्या? और अब 80% तक हमने कर्ज़ा दे दिया था, तो इसके आगे क्या करना है? फिर तब मैंने मेरे फैमिली के साथ डिस्कस किया, इंक्लूडिंग माय वाइफ एंड मैंने जैसे मेरे फ्रेंड का ज़िक्र किया, हमने सबने मिलके मैंने उनको बताया कि मैं खुद का स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं खुद की ब्रोकिंग फ़र्म में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर आई वाज़ वेरी लकी कि मुझे हमेशा से, ये पहले दिन नहीं, मुझे पहले दिन से इनसे बहुत ही सपोर्ट मिला है। तो इन्होंने मेरे डिसीज़न को बैक किया और कहा कि ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड फिर मैंने एचडीएफसी से भी रिज़ाइन कर दिया। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एचडीएफसी में रिज़ाइन कर रहा था, सो मेरे मैनेजर्स ने मुझे कहा था कि रिज़ाइन मत कर, वी विल गिव यू अ गुड अपॉर्च्युनिटी, यू विल गेट द गुड सैलरी हाइक। बट अगेन इट वाज़ वेरी क्लियर इन माय हेड कि मुझे क्या करना है। सो मैंने एचडीएफसी से भी रिज़ाइन किया एंड इन सितंबर 2019 आई स्टार्टेड माय ओन फ्रेंचाइज़ी। मैंने मोतीलाल ओसवाल की फ्रेंचाइज़ी ली एज़ अ स्टॉक ब्रोकर एंड जहाँ मेरे डैड का शॉप था, मैंने उसी शॉप को अपना ऑफ़िस बनाया। तो फिर उसके बाद मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। सो 2019 में जब मैंने ये डिसीज़न लेके स्टार्ट कर दी फ्रेंचाइज़ी, सो कमिंग टू अर्ली 2020 यहाँ पे आ गया कोविड। अगेन अ बिग सेटबैक। वहाँ पे मैं काफ़ी नर्वस था एंड काफ़ी स्ट्रेस भी था बिकॉज़ अब लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, जब लोग जॉब पे ही नहीं जा रहे। लेकिन वो ही सबसे बहुत बड़ा टर्न अराउंड था मेरे लाइफ़ में। बिकॉज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे या जो लोग थे, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में और नॉलेज मिली। लोगों ने और इंटरेस्ट लिया एंड लोग और जुड़ते गए एंड वहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ, 2 साल में मैंने अच्छे खासे काम किए, अच्छा खासा पैसा बनाया एंड फिर बाद में हमने इन 2022 अगेन इन सेम एरिया विक्रोली विलेज, जहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मैंने 4th फ्लोर पे अपना खुद का एक घर लिया। ऑब्वियसली ये मैंने अकेले की मेहनत से नहीं हुई है, इसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व है, इन सब की मेहनत थी। सो बैक इन 2020 जून में मैंने वो घर को हमने वो लिया एंड फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हुए। सो फ्रॉम 2013 टू 2022 9-10 साल जो भी ये हमारा था, हम वो टूटे घर में रहते थे। उसके बाद हमने जो जंप लिया, हमने डायरेक्टली इस नए घर में लिया। हम रेंट पे नहीं कभी रहे और ना तो हमने कभी सोचा था कि हमें रेंट पे जाना है, क्योंकि हमें बहुत क्लियर था कि जिस दिन भी हम इस घर से जाएँगे, तो हम अपने ही घर में जाएँगे। सो ऑलमोस्ट 25 साल लग गए हमें मुंबई में एक खुद का घर लेने में। इस पीरियड में हमने 1 बार नहीं 2 बार अपने खुद के घर को टूटते हुए देखा। सिर्फ़ घर को ही नहीं टूटते हुए देखा मैंने मेरे फैमिली को भी देखा, मेरे डैड, मॉम को किस तरीके से उनकी सिचुएशन थी, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्गली बिल्ड किया और साथ में हमें भी।
फिर बात करते हैं, अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। जनरली लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेड करके ही पैसे बनाए जाते हैं। सो मैं ये मिथ क्लियर करता हूँ आज आपको, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ट्रेड करके पैसे बना सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको अपनी लाइफ जर्नी बताई, यहाँ पे मैंने एक बार भी ज़िक्र नहीं किया कि मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया और मुझे ओवरनाइट कुछ पैसे आ गए। मैंने स्टॉक मार्केट फील्ड में काम करके पैसे बनाए, लोगों को सर्विस देके। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि मैं अगर खुद के लिए ट्रेड करूँगा, तो मैं क्लाइंट्स को सर्विस नहीं दे पाऊँगा। या तो मैं सर्विस दूँगा या तो फिर मैं खुद के लिए काम करूँगा। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं लोगों को सर्विस दूँगा रादर देन कि मैं खुद के लिए ट्रेड करूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसके आगे क्या? फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता था। बैक इन 2020 मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जिनके साथ पार्टनरशिप की, कोलैबोरेशन किया। उनको बताया कि इस तरीके से हम आपके स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट के बारे में ट्रेन कर सकते हैं। फ्री लेक्चर्स देता था। ऑलमोस्ट 350 से 400 तक के स्टूडेंट्स को मैंने कोविड के पीरियड में ही ट्रेनिंग दी है स्टॉक मार्केट के ऊपर। 1 वीक की फ्री ट्रेनिंग देता था और सिखाता था कि कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेन कर सकते हो, आप पैसे कैसे किस तरीके से इसमें एंट्री ले सकते हो। स्टूडेंट्स को ना कि मैं सिर्फ ट्रेन करता था, बट अगर उन्हें इसमें करियर बनाना है, तो उसके लिए भी गाइड करता था। तो जो मैंने 10 साल पहले किया था, वो खुद मैं आज 10 साल बाद लोगों तक पहुँचा रहा था। आई स्टिल रिमेंबर 10 साल पहले जब मेरे घर की सिचुएशन वैसी थी, तो लोग कहते थे कि अरे इनका तो कर्जा है, पैसे लेके भाग गए। और 10 साल बाद जब मैं स्टॉक मार्केट में ये काम करने लगा, तो लोग वही मेरे पास भी आके पूछते थे कि पैसे कैसे बना सकते हो? हमें भी बताओ। तो ये सिर्फ़ सेंटेंस सुनने के लिए मुझे 10 साल लग गए। बट येस, ये करते-करते आज मैं यहाँ तक आया हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके ही पैसे बना सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पैसे बना सकते हो। लोगों को लगता है कि सिर्फ ट्रेड करेंगे तो ही पैसे बनेंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया साइट पे भी देखा होगा कि रातों-रात पैसे बन गए, किसी ने करोड़ बना लिए, किसी ने 10 करोड़ बना लिए। लेट मी टेल यू, 1 करोड़ बनाने के लिए भी किसी ने कभी ये सोचा है कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं? लोग ये मिथ को पकड़ नहीं पाते हैं एंड लोग फिर स्टॉक मार्केट में आते तो ज़रूर है विद दैट होप कि पैसे बनेंगे, लेकिन उनके पैसे बनते नहीं है। हमारे बाज़ार में एक टर्म है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। मार्केट में 2 ही तरीके के लोग आते हैं। एक आते हैं पैसा लेके और एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। दूसरा आते हैं एक्सपीरियंस लेके और वो पैसा बना के जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से मार्केट में पैसे बनाने हैं। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेड करके पैसे नहीं बनते या इन्वेस्ट करके पैसे नहीं बनते। बट अगर आप मेरी लाइफ़ की जर्नी देखोगे या अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैंने मार्केट में आज तक कभी ट्रेड नहीं किया है। मैंने मार्केट में लोगों को सर्विस दे के पैसे बनाए हैं। मैंने एज़ अ ऑथराइज़्ड बिज़नेस पार्टनर जब मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ा, जब मैं वहाँ पे जो काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लाइंट्स के अकाउंट सँभालता हूँ। अगर आप में से भी किसी को स्टॉक मार्केट में आना है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप इस फ़ील्ड में आके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो। आप देख लो कि ये कैसे वर्क करता है और ये तभी हो पाएगा जब आप किसी ब्रोकिंग फ़र्म में जाके वर्क करोगे। आप किसी के अंडर वर्क करोगे, आपको पता चलेगा कि इन एंड आउट ये कैसे वर्क होता है। एंड देन इट विल बी वेरी ईज़ियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड और टू टेक डिसीज़न रादर देन आप अगर पैसे लेके डायरेक्टली आ जाते हो। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स को मैंने सिखाए हैं, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ओवरऑल मैंने 3000 से भी ज़्यादा लोगों को सर्विस दी है, फ्रॉम माय करियर, फ्रॉम डे 1 टू टिल डेट। ये 3500 अकाउंट्स जो मैंने सँभाले हैं, 3 से 3500 अकाउंट्स, इनमें जो मैंने एक बेसिक चीज़ सीखी है, वो ये है कि कोई भी इंडिविजुअल सेम ट्रेड, सेम तरीके से नहीं ले सकता। एक ट्रेड को लेके लोगों का अलग माइंडसेट होता है। तो यानी अगर आप अपने अकाउंट में काम भी करना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पहले आपको क्लैरिटी हो। लोगों का ये होता है कि मुझे दिन के 500 ही बनाने हैं, मुझे ज़्यादा लालच नहीं है। बट ये कोई लॉजिक ही नहीं है, दिन के 500 बनाने हैं। सबसे पहला सवाल आपको ये होना चाहिए कि आप कितने लॉस बेयर कर सकते हो। अगर मैं दिन का 1000 भी लॉस बेयर करता हूँ, तो मैं मंथली 22,000 का लॉस बेयर कर रहा हूँ। क्या मैं रेडी हूँ, इतना लॉस मैं बेयर कर पाऊँगा? इफ़ नहीं, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि मार्केट में ट्रेड करना है या नहीं। मैंने ये चीज़ को लेके बहुत सोचा, फिर जाके मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लोगों को ट्रेन करूँगा और जब मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं लोगों को यही सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इनिशियली पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए। आप पहले सीखिए। जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वेदर दे आर फ्रॉम बीकॉम ग्रेजुएट या फिर वो बैफ कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम से हो। सी वेदर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर आप एक नॉर्मल वेजिटेबल स्ट्रीट वेंडर भी हो रहो, मार्केट में आप आओगे और इन्वेस्ट करोगे ही करोगे।
अगर आपको राइट वे पता होगा तो आप डेफ़िनेटली इनकम बनाओगे। मुझे अक्सर क्लाइंट ये पूछते हैं कि मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए? नीतीश व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? और मैंने हमेशा एक क्लाइंट से कहा है कि देयर इज़ नो राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट। आप ऐसे स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यस अब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ से मार्केट जो है सिर्फ़ वो रॉकेट की तरह ऊपर ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको मार्केट में कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना होगा। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। म्यूचुअल फंड सही है, हम सबने सुना है, पर म्यूचुअल फंड में पैसे बनते कैसे हैं? एक बेसिक लॉजिक है, वहाँ पे एक फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आप वो पैसे को कभी छेड़ते नहीं हो। व्हेन आई से आप छेड़ते नहीं हो, आप उसे कभी मिसयूज़ नहीं करते हो, आप उसमें इन्वेस्ट करके रुके रहते हो। डाउन द लाइन 3 इयर्स, 5 इयर्स में आप देखोगे तो वो पैसे बन जाते हैं। उसी तरह स्टॉक्स के लिए भी यही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। लोग ये कर नहीं पाते हैं। लोगों को इमीडिएट इनकम चाहिए। सो इमीडिएट इनकम वैसे नहीं आ पाएगा। अगर आपको इमीडिएट इनकम निकालना है, तो आपको उतना रिस्क भी लेना होगा और अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, तो आप प्लीज़ वो मत कीजिए। बिकॉज़ एट द एंड आपका जो एक्सपीरियंस फिर मार्केट से होगा, वो काफ़ी बुरा होगा एंड आप उससे आउटकम नहीं निकाल पाओगे। फिर लोग क्या कहते हैं, जो मेरे क्लाइंट से मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि वो फिर ब्रोकिंग फर्म पे चले जाते हैं कि ये फर्म अच्छा नहीं है या वो फर्म अच्छा नहीं है। बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट अपने हिसाब से ही आपको रिटर्न देगा। सो आज का भी अगर मैं सिनेरियो लूँ, येस मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया है, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है मार्केट और भी नीचे गिरे, बट प्लीज़ इससे आप डरिए मत, आप इन्वेस्ट करते रहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, जब तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा नहीं आता, आप तब तक एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसे आपको जमे, आप थोड़ा बहुत जो भी है वैल्यू आपको इन्वेस्ट करनी है, आप प्लीज़ कीजिए। अगर आप वहाँ तक भी करते हो, नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स में आप देखोगे कि मार्केट से आपको बहुत अच्छा आउटकम आया है। यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं होती, बट अगर आप राइट वे से जाओगे, तो डेफ़िनिटली आपको आउटकम आएगा। सो दैट्स इट। ये थी मेरी लाइफ़ की स्टोरी, जो मुझे जो स्टॉक पे आके आप लोगों को बताने का एक मौका मिला। सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक जो स्टॉक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी एंड गिविंग मी दिस प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी आप सबसे शेयर कर पाया। किस तरीके से 32 साल की उम्र में मैंने हर एक चीज़ देखी, अपने घर को टूटते हुए देखा, अपने घर को बनते हुए देखा, अपने फैमिली मेंबर्स को देखा कैसे रहते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को सँभाला और किस तरीके से स्टॉक मार्केट में बिना ट्रेड किए मैंने और मेरी फैमिली ने मिल के ये कर्ज़े को चुकाया और आज मैं जो भी हूँ, यहाँ पे हूँ बिकॉज़ ऑफ दैट। सो थैंक यू एवरीवन।